गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदु लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अपने 15 बेहतरीन प्रश्नों को लेकर के पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के सभी लोग लाइव आ जाइए और आंसर देना स्टार्ट करिए। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बढ़ते हैं आज के अपने सुविचार पर, ध्यान दीजिएगा। आप अपनी जो भी नोट्स बनाते हैं उसमें मेरी एक अपील रहेगी कि आप ज़रूर डे वाइज डे जो है इस विचार को भी लिखा करें, जिससे आपको जब भी पन्ना पलटेंगे तो एक अच्छे विचार से मुलाकात होगी। आज का विचार क्या कहता है? हर असफलता एक नई सीख लेकर आती है, उसे साथी बनाकर आगे बढ़िए, क्योंकि आज की मेहनत कल की सफलता की नींव होती है। ठीक, हर असफलता एक नई सीख लेकर के आती है। आप जब भी प्रयास करते हैं तो प्रयास में आपको जो पहली सीढ़ी मिलती है वो आपकी असफलता ही होती है, इसको मान लीजिए और इसे स्वीकार कर लीजिए। लेकिन ये असफलता दो चीज़ें लेकर के आती है। एक लेकर आती है सीख, और आगे उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ेंगी, ये आपको दे जाएगी क्या? अनुभव। क्या दे जाएगी? अनुभव। ठीक, और उसे साथी बनाकर आगे बढ़िए। उसे क्या बनाइए? इस सीख और अनुभव को एक अपना दोस्त बना करके आगे बढ़िए, क्योंकि आज जो मेहनत आप कर रहे हैं, आज जो आप मेहनत कर रहे हैं वो कल ही सफलता, वो सफलता की क्या है? बुनियाद है, जिस पर आप सफल होकर के खड़े होंगे। कभी भी कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अपनी सफलता की ओर जो प्रयास किया है, पहला प्रयास उसका असफलता ही होती है। कुछ लोग इसे अपना भाग्य, इसे अपना कुछ भी मान करके बैठ जाते हैं और आगे प्रयास करना बंद कर देते हैं। लेकिन मेरे इस विचार से आपका तात्पर्य है, इससे आप सीख लीजिए और ये सीख आगे अनुभव के काम में आएगी, और आपकी जो सफलता की नींव है, जिस पर आपका सफलता का पूरा पर घर बनेगा, उसकी ये नींव का काम करेगी। तो कभी भी असफलता से घबराना नहीं है और कभी भी इनको निगेटिव रूप में नहीं लेना है। ठीक, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। खटाखट सभी लोग आंसर दीजिएगा, खटाख से आंसर दीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा। हाल ही में भारत ने किसे हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है? ठीक, आप लोग आंसर देना स्टार्ट करिए। ठीक, कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है स्पेन, ब्राजील, अर्जेंटीना, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भारत का प्रमुख पोलो टूर्नामेंट है। भारत का प्रमुख पोलो टूर्नामेंट है। ठीक, पोलो टूर्नामेंट है। पोलो कौन सी खेल प्रतियोगिता होती है? पहले इसे चौगान के नाम से जाना जाता था, चौगान के नाम से जाना जाता था। इस प्रतियोगिता में घोड़े पर बैठ करके स्टिक की सहायता से, घोड़े पर बैठकर स्टिक की सहायता से बॉल को मारा जाता है। ठीक, बॉल को मारा जाता है। ठीक, और इस प्रतियोगिता को ही कहा जाता है पोलो। ठीक, तो ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित पोलो प्रतियोगिता है। ये किसके द्वारा कराई जाती है? ये कोग्निवेरा IT सॉल्यूशन एक सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की कंपनी है। कोग्निवेरा IT सॉल्यूशन की कंपनी है एक, जो है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में काम करती है। और भारतीय पोलो एसोसिएशन के द्वारा ये संयुक्त रूप से कराया जाता है। और ये कहाँ पर आयोजित होता है? जैसे पोलो के फेमस ग्राउंड अपने यहाँ कम है, क्योंकि ये लोकप्रिय प्रतियोगिता नहीं है, तब भी आपके दिल्ली में एक ग्राउंड है आपका, कौन सा? जयपुर ग्राउंड, जहाँ पर ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। और इस प्रतियोगिता में भारत ने किसको हराया? अर्जेंटीना को। भारत ने किसको हराया? अर्जेंटीना को हरा करके ये प्रतियोगिता जीती है। तो इसका राइट आंसर होगा जो है अर्जेंटीना। खटाखट आप लोग आंसर दीजिएगा। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन, दिवस से रिलेटेड है। दिवस
से रिलेटेड मैं डेली एक क्वेश्चन आपको लेकर के आऊँगा, ठीक। और जिन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लें, ठीक। यूट्यूब नहीं, टेलीग्राम चैनल को जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया हो ज्वाइन कर लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, ठीक। विश्व विज्ञान दिवस आपको हम बता दें, ये यूनेस्को के द्वारा प्रारंभ किया गया यह दिवस है, ठीक। और इसी दिन जो है विश्व टीकाकरण दिवस, जिस दिन ये मनाया जाता है उसी दिन विश्व टीकाकरण दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। विश्व विज्ञान दिवस मनाने का कारण क्या है कि यह विज्ञान को समर्पित दिन है, विज्ञान को समर्पित दिन है, और इस विज्ञान का समर्पित दिन है, और इस विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान है, हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान है, इसके महत्व का, ठीक, हमारा क्या योगदान है। तो विज्ञान को समर्पित यह दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह दिन है आपका कौन सा? 10 नवंबर। दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर याद करिएगा, डे बाय डे मैं लेकर के आऊँगा, ठीक। और इसी दिन वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे भी मनाया जाता है, ठीक। टीकाकरण, कई बहुत सारी बीमारियां हमने टीकों की मदद से ख़त्म की हैं, और उसी टीकाकरण के लिए हम लोग इसी दिन 10 नवंबर को ही विश्व टीकाकरण दिवस भी मनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 नवंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन है, खटाखट आंसर भेजते रहिएगा। हाल ही में टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किसे एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिला है, ठीक। सिटी लाइफ एक टाइम आउट आपका एक ये संगठन है, और इसका एक इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब रैंकिंग की एक तालिका है, जिसे सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 कहा जाता है। और इस रैंकिंग में 2025 की रैंकिंग में इसने ये पूछा गया है कि किसे एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिला है, ठीक। मुंबई, बीजिंग, शंघाई और चियांग माई, इन चारों में से आपको ये बताना है कि एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई को क्यों? जैसे मेट्रोपॉलिटन में तनाव भी है, खुशियाँ भी हैं, लेकिन चारों मेट्रोपॉलिटन का, जैसे अगर चारों बहुत बड़े शहरों के उल्लेख किया जाए, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, तो सबसे ज़्यादा खुशहाल व्यक्ति, सबसे ज़्यादा स्वच्छंद जीवन जीने वाले, सबसे ज़्यादा स्वच्छंद जीवन जीने वाले, ठीक। सर्वाधिक खान पान के शौकीन, ठीक। एक समृद्ध संस्कृति, ठीक। यहाँ की नाइट लाइफ, ठीक। सभी चारों मेट्रोपॉलिटन में अगर आप टहलेंगे तो सबसे ज़्यादा लोग आपको बम्बई की सड़कों पे दिखेंगे। उनको किसी भी प्रकार का डर भय नहीं रहता, अच्छे से अपने जो है दिन भर वर्कआउट करने के बाद वो शाम को एक अच्छा एंजॉय करते हैं। तो इन सब कारणों से स्वच्छंद जीवन शैली, खान पान के शौकीन और समृद्ध संस्कृति तथा नाइट लाइफ के कारण इस शहर को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। और बीजिंग इसमें जो दिया गया है ये किसी पोजीशन पे है? दूसरी पोजीशन पे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आना तय है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में यूनेस्को और भारत ने कहां परिवर्तनकारी टीवीईटी पहल शुरू की है? टीवीईटी पहल शुरू की है। कौन सी पहल? टीवीईटी, ठीक। ये क्या है? टेक्निकल टीवीईटी, टेक्निकल वोकेशनल एंड टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन है, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड
ट्रेनिंग, अब सही है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ठीक, एक प्रोग्राम है ये क्या है, एक प्रोग्राम है, ठीक, जो यूनेस्को और भारत मिलकर के कर रहे हैं। इसका मतलब इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या होगा, सीधे सीधे शब्द में रोजगार बढ़ाना, क्या, रोजगार बढ़ाना, ठीक, आर्थिक रूप से समृद्ध करना, आर्थिक रूप से समृद्ध करना, ठीक, ये उद्देश्य है। ठीक, तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग की जाएगी जिससे लोग ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत बने। और ये भारत जिस देश के साथ कर रहा है इसमें चारों की स्थिति खराब है, तो लेकिन इसमें जो आंसर है वो आपका कौन सा है, दक्षिणी सूडान इसका राइट आंसर है। दक्षिण सूडान की खासियत क्या है कि यहाँ की लगभग 70 से 75% तक जनसंख्या जो है वो आपकी 30 वर्ष से कम है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 30 वर्ष से क्या है, कम है, और जिसमें लगभग 95% लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं, जिसमें 95% लोग बेरोजगार हैं। अगर कोई ये कहे वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर किस देश में है, तो आप कह सकते हैं कि दक्षिणी सूडान में। तो इनकी आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए यूनेस्को और भारत मिल करके जो है टेक्निकल एजुकेशनल प्रोग्राम जो है और ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, जिससे TVET पहल के नाम से जाना जाता है, जिससे यहाँ के युवाओं में बेरोजगारी को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी सूडान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लिस्ते, गुआम, फिलीपींस। इन चारों में से आपको ये बताना है मालाबार 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। देखिए, इसमें एक वर्ड लगा है, इसमें क्या लगा है, एक वर्ड बहुपक्षीय। इसका मतलब होगा ये इसमें जो है शामिल होंगे क्या, बहुत सारे देश, एक ही देश नहीं है, और जिसमें से एक देश पक्का आपका कौन सा होगा, भारत। ठीक, और ये प्लेस पूछा है, तो मैं प्लेस पे आप लोग टिक मारिए, आंसर भेजिए, लेकिन मैं उसके पहले बताऊंगा कि भारत के साथ और कौन कौन है। जापान है, दूसरा देश आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा देश आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरा आपका देश है USA, अमेरिका है। ठीक, जो ये चारों देश जो है आपस में मिलकर के एक बहुपक्षीय अभ्यास शुरू कर रहे हैं, जिससे नाम है मालाबार। और ये आपको बता दूं, ये नौसैनिक अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है, अर्थात ये अभ्यास समुद्र से सटे हुए क्षेत्रों में होगा। ठीक, और भारत की तरफ से इसमें जो युद्धपोत शामिल हो रहा है उसका नाम है INS सह्याद्री। क्या नाम है उसका, INS सह्याद्री। ये भारत की तरफ से एक जहाजी बेड़ा शामिल होता है। ये जब देश आपस में एक्सरसाइज करते हैं, तो मैंने बताया है पहले की क्लासेस में भी कि ये अपनी कमियों को देख लेते हैं और अपनी कमियों की तुलना दूसरे देशों की कमियों से करते हैं। दूसरे देशों में अच्छाई क्या होती है उसको देख लेते हैं, प्लस इनकी खुद की सेना की एक्सरसाइज भी हो जाती है। क्योंकि देखिए जल्दी आपको आजकल युद्ध सुनने को नहीं मिलता, और यदि सेनाएं आपस में अभ्यास न करें, देश के भीतर अभ्यास न करें, तो उनकी जो सैन्य क्षमता होती है वो कमज़ोर होने लगती है। इसी कारण देखिए अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं युद्धाभ्यासों से सेना करती भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका गुआम। ये आपका गुआम राइट आंसर है। इसकी पोजीशन है प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है, प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है जहाँ पर ये युद्धाभ्यास है। ठीक, बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर भेजते रहिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पॉलीगैमी पर प्रतिबंध लगाने विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें 7 साल की कठोर सजा का प्रावधान है। ये देखिए, पहली बात तो ये बहुविवाह है क्या, बहुविवाह क्या है, बहुविवाह क्या है, एक व्यक्ति जीवित पत्नी के रहते हुए भी, जीवित पत्नी के
रहते हुए भी क्या करता है? रहते हुए भी विवाह करता है, दूसरा विवाह करता है, रहते हुए भी दूसरा विवाह करता है। ठीक ठीक। तो इसमें जैसे आपका ये एक पहले एक जनजाति जो है जनजातीय अवधारणा थी, और आज भी ये कुछ क्षेत्रों में क्या है बनी हुई है, आज भी ये कई क्षेत्रों में बनी हुई है। और इसको दूर करने के लिए असम की सरकार ने एक बिल पास किया है, और जिसमें 7 साल तक के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। तो इस विधेयक से इस जो है सामाजिक गंदगी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, जिसमें 7 साल की सजा की प्रावधान किया गया है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, आजकल रील्स में, वीडियोस में एक व्यक्ति बहुत फेमस हो रहा है। ठीक, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 27 किलो का बैग लेकर के 1 घंटे में सबसे ज़्यादा पुशअप्स जिसकी संख्या है 847 करने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? रोहताश चौधरी, गजेंद्र सिंह, विपुल कुमार, इनमें से कोई नहीं। ठीक, कितने किलो का वजन है? 27 किलो। इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। पुशअप्स आप कह सकते हैं कि आधुनिक दंड बैठक कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, आधुनिक दंड बैठक। ठीक, और जो है इन्होंने एक साथ कितना जो है पुशअप्स मारा है? 847। और इन्होंने जो है सीरिया के रिकॉर्ड है, सीरिया का रिकॉर्ड है लगभग 820 पुशअप्स का रिकॉर्ड है, 820 पुशअप्स का, उसको तोड़ा है। ठीक, और इनको मैं और हिंट दूंगा, इनको पुशअप मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पुशअप मैन इंडिया भी कहा जाता है। और भी इनका नाम मैं लेना चाहूँगा कि इनको जो है फिट इंडिया अभियान का एम्बेसडर भी बनाया गया है। फिट इंडिया अभियान का एम्बेसडर भी बनाया गया है। ठीक, वाकई ये मामूली बात नहीं है कि अपनी पीठ पर आप 27 किलो का वजन डालें और पुशअप्स करें। ठीक है, अप एंड डाउन। और इन्होंने एक साथ 847 का रिकॉर्ड बनाया है। और ये व्यक्ति हैं भारत के पुशअप मैन रोहताश चौधरी, जो काफ़ी दिनों से चर्चित हैं। और ये आपके दिल्ली के हैं। और दिल्ली के ये सब एरिया नहीं पूछेगा, लेकिन आप जानते रहिएगा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से। ठीक, और इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है अपना नाम दर्ज कराया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा पुशअप करने वाले 27 किलो का वजन लेकर के व्यक्ति कौन है? रोहताश चौधरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, आना 101% कन्फर्म है। आंसर आप लोग जरूर देते रहिएगा। और जो भी आपको सुझाव हो, जो भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो वो आप मैसेज के थ्रू आप कर सकते हैं। हाल ही में इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की है? सबसे पहले मंगलयान 2, ठीक, मंगलयान 2 को बताने से जैसे वर्ष देखिए, वर्ष 2028, वर्ष 2030, वर्ष 2032, वर्ष 2035। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगलयान प्रथम हमने कब छोड़ा था? हमने वर्ष 2013 में छोड़ा था। कब छोड़ा था? वर्ष 2013 में छोड़ा था। लेकिन ये मंगल की कक्षा में सिर्फ चक्कर लगाया था। मंगल की कक्षा में ये चक्कर लगाया था और फोटोग्राफ्स, वीडियो भेजे थे। मंगल की कक्षा में चक्कर लगाया था। ठीक, अब जो हम मंगलयान 2 भेज रहे हैं, इसमें हम जो है सतह पर उतारेंगे। हम अपना क्या है, सतह पर उतारेंगे। और ये घूम घूम करके मंगल ग्रह से नमूने कलेक्ट करेगा और मंगल ग्रह की स्थिति के बारे में और विस्तृत अध्ययन हमें मिलेगा। हम मंगल ग्रह के पीछे ही क्यों पड़े हैं और किसी अन्य ग्रह पे नहीं क्यों भेजते हैं? तो मंगल ग्रह की दशा, मंगल ग्रह का परिभ्रमण काल, मंगल ग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के लगभग समान है। और यहाँ पर बड़े बड़े ज्वालामुखी भी हैं, बड़े बड़े पर्वत भी पाए गए हैं। और इससे ये लगता है कि यदि अगर हमारे पृथ्वी के अलावा जो है और कहीं पर भी जीवन होने की संभावना हो सकती है, तो वो आपका ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा फोकस जिस ग्रह पे करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि जीवन की सर्वाधिक संभावना पृथ्वी के समान जो है, सर्वाधिक लक्षण जिस ग्रह के मिल रहे हैं, वो आपका कौन सा ग्रह है? मंगल। और इसके पीछे हम
जो है मंगलयान 2 नामक अपना अभियान स्टार्ट कर रहे हैं और इस अभियान को स्टार्ट किया जाएगा कब? वर्ष 2030 में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसका आंसर होगा वर्ष 2030। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मिनटमैन 3 आईसीबीएम का परीक्षण किसने किया है? आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, नाम क्या है इसका? मिनटमैन 3। और आप लोग यहीं से आप लोग एक नाम और ध्यान रख लीजिएगा, तब आपको आंसर दे लेंगे। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन चारों में से किसने इस मिसाइल का परीक्षण किया है? ठीक, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? अंतर महाद्वीपीय मतलब इसको एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हम छोड़ सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। और इसकी जो रेंज है, उसकी रेंज है लगभग 18,000 किलोमीटर। सोचिए, इतनी दूरी की ये मिसाइल मार कर सकती है और लगभग जो है 34,000 kg की ये जो है वजन क्षमता है इसकी। और ये आपका परमाणु क्षमता युक्त मिसाइल है, मतलब ये परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है। तो ये पावरफुल होने का, ये परीक्षण करने का उद्देश्य क्या होता है कि पूरी दुनिया को ये बताना है कि अब हमारे पास ऐसी भी मिसाइलें हैं जो हम 18,000 किलोमीटर तक भी मार सकते हैं। अंतर महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी हम मार सकते हैं। ऐसी मिसाइलों को आईसीबीएम कहा जाता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इसका जो परीक्षण किया है, किस देश ने किया है? आपका पूरे वर्ल्ड में सब सर्वाधिक सैन्य क्षमता वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, खड़ा आंसर देते रहिएगा, सही या गलत उससे हमें मतलब नहीं है, सही या गलत उससे मतलब नहीं है, आप आंसर जरूर देते रहिएगा। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? हाल ही में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? ठीक, अर्बन मतलब शहरी, मोबिलिटी मतलब चलायमान, इंडिया ठीक में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन मतलब ऐसा परिवहन जो पब्लिक से जुड़ा हो, ऐसी परिवहन व्यवस्था जो आपकी किससे जुड़ी हो? पब्लिक से जुड़ी हो। और इस परिवहन व्यवस्था में आपका आता है रेलवे, आपका रेलवे आता है। ठीक, आपका मुख्य सड़क मार्ग आता है। ठीक, तो इस प्रणाली का इसमें पूछा गया है कि इन चारों शहरों में चेन्नई, उदयपुर, हैदराबाद, पिंपरी चिंचवाड़, इनमें सबसे अच्छी व्यवस्था किस शहर की है? तो ऐसा कौन सा शहर है जो अपने नागरिकों को, अपने वहाँ पे रहने वाले नागरिकों को सबसे बेहतरीन जो है सर्विस जो है ट्रांसपोर्ट की देता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। चेन्नई को सबसे अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार अर्बन मोबिलिटी इंडिया के थ्रू प्राप्त हुआ है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश के रयान विलियम्स नागरिकता मिलने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हुए हैं? ठीक, रयान विलियम्स नाम है और उनको शामिल किया गया है किसमें? भारतीय फुटबॉल टीम में। ठीक, और उनको जो है नागरिकता मिल गई है कहाँ की? भारत की। तो इन चारों में से ये आपको बताना है कि किस देश की नागरिकता को त्याग करके ये भारत में फुटबॉल खेलने के लिए आए हैं। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को शायद ये नहीं पता होगा कि विश्व में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने देशों की नागरिकता को त्याग करके, अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो खिलाड़ी हैं जो अपने देश की नागरिकता को क्या करते हैं? त्याग देते हैं और अपने खेल के बल पे दूसरे देशों में जाकर के जो है स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं और वो अपने यहाँ की नागरिकता जो है त्याग देते हैं। तो ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं आपके रयान विलियम्स, अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इन्हें भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है। बेंगलुरु में इस समय चल रहा है शिविर, राष्ट्रीय शिविर चल रहा है जहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया है। बेंगलुरु के राष्ट्रीय फुटबॉल शिविर में
ये ज्वाइन हुए हैं और ये जिस देश की नागरिकता को त्याग करके आए हैं वही पूछा गया है। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता को त्याग दिया है और भारतीय नागरिकता ग्रहण करके भारतीय फुटबॉल टीम के अंग बने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? ठीक, चेन्नई, अहमदाबाद, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये जो वैश्विक शिखर सम्मेलन मतलब क्या होता है? विश्व का विश्व स्तरीय सम्मेलन है। शिखर मतलब उस देश के सर्वोच्च प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। ठीक, कौन सी संस्था ऑर्गेनाइज कर रही है? उस संस्था का नाम है WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जेनेवा में है। ठीक, पूरे विश्व में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाता है और जगह जगह पर इसके द्वारा कई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और इस बार ये आपके भारत में 17 से 19 दिसंबर के बीच में, कब से कब? 17 से 19 दिसंबर के बीच में जो है एक पारंपरिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है और वो प्लेस पूछा गया है। ठीक, पारंपरिक चिकित्सा क्या होती है? ठीक, पारंपरिक चिकित्सा क्या होती है? परंपरा से जुड़ी हुई चिकित्सा। ठीक, मतलब हमारे देश में या किसी भी देश में प्राचीन काल से चिकित्सा पद्धति जो अपनाई जाती है, चिकित्सा पद्धति, उसे ही कहते हैं आपका पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। ठीक, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। ठीक, पूरे विश्व में आज भी कई स्थानों पर कई सारे ऐसी दवाइयां हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं, जो प्राकृतिक उपचार किया जाता है। उन्हीं चीज़ों को हम लोग आयुर्वेद के नाम से जानते हैं और आयुर्वेद का गढ़ है भारत। और इसीलिए इस कारण जो है भारत आयुर्वेद के मामले में प्राचीन काल में भी और आज भी सबसे अच्छी स्थिति में है। और इसी को प्रमोट करने के लिए आपका नई दिल्ली में जो है 17 से 19 दिसंबर के बीच में जो है WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। खटाखट आंसर देते रहिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। फिर आ गया AI और फिर आया आपका डेटा सेंटर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, लगभग आपको कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। बच्चों इन सारे क्वेश्चंस की आप लोग नोट्स मिलाते रहिएगा और मैं खुला दावा करता हूं कि आप किसी भी संस्था, किसी भी YouTube चैनल से नोट्स की तुलना कर सकते हैं। किसी भी मॉक टेस्ट को ज्वाइन करके आप अपनी स्थिति का पता लगा सकते हैं। अगर आपको 90% क्वेश्चन न मिले तब हमें बताइएगा। ठीक, मैक्सिमम नंबर आप 15 क्वेश्चन डेली, पहले 2-3 क्लास होती थी, डेली 15 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। अगर इनमें से करंट का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ आपको लोगों को अच्छे से वीडियो को देखना है। नोट्स आप बनाइए लेकिन पहले वीडियो को अच्छे से देखिए, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे, एक्सप्लेनेशन पे फोकस करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से तैयार होंगी। ठीक, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो मैं क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन बताऊं, उस पर आप जरूर फोकस किया। आंसर से मतलब मत रखिए, क्योंकि डेली 15 क्वेश्चन आप रट नहीं पाएंगे, समझे रहेंगे तो जरूर रट लेंगे। ठीक, हाल ही में कौन क्रिसमस द्वीप पर AI डेटा सेंटर बनाएगा? मेटा, ओपन AI, गूगल, एनवीडिया। ठीक, क्रिसमस द्वीप सबसे पहले ये कौन सा द्वीप है? ये द्वीप है इंडोनेशिया, ये द्वीप है आपका इंडोनेशिया और आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आप कह सकते हैं इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक, आर्टिफिशियल डेटा सेंटर, इस पे बहुत बात हो चुकी है। ठीक है, आर्टिफिशियल डेटा सेंटर, ठीक, एक ऐसा स्थान जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए काम किए जाएंगे। ठीक, तो एक द्वीप पर एक सेंटर बनाने जा रहा है और वहां से AI से रिलेटेड गतिविधियां स्टार्ट होंगी और इसमें कंपनियां दी गई हैं कौन कौन सी?
मेटा, ओपन एआई, गूगल, एनवीडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल। ठीक, गूगल ने यह भांप लिया है, गूगल ने यह भांप लिया है कि जो अगली दुनिया है, जैसे गूगल का आप कह सकते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में राज चलता है, सिक्का चलता है, और गूगल ने इस चीज़ को भांप लिया है कि अगला जो समय आने वाला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर अभी से ही कब्जा करना चाहता है, और इसकी जो प्रमुख प्रतिद्वंदी कंपनी है ठीक इसके नीचे है एनवीडिया, जिससे इसकी टक्कर बराबर लगाई हुई है। ठीक, तो ये गूगल जो है आपका क्रिसमस द्वीप पर एआई डेटा सेंटर बनाने जा रहा है। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आए एक सर्वे के अनुसार भारत की जेल की आबादी का कितना प्रतिशत विचाराधीन कैदियों का है? 70%, 75%, 80%, इनमें से कोई नहीं। ये एक सामाजिक व्यवस्था पे प्रश्न है, एक ये न्यायिक व्यवस्था पे प्रश्न है। इसमें आंसर से ज़्यादा इसका जो है एनालिसिस महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि विचाराधीन कैदी क्या होते हैं। विचाराधीन कैदी क्या होते हैं? ऐसे कैदी जिन पर मुकदमा कायम है और उस मुकदमे का परीक्षण हो रहा है, ट्रायल हो रहा है, मतलब इनको अभी भी अपराधी पूर्ण रूप से घोषित नहीं किया गया है, पूर्ण रूप से घोषित नहीं किया गया है, घोषित नहीं किया गया है। ठीक, नहीं किया गया है। ठीक, और अभी इनको अपराधी घोषित करने पर क्या चल रहा है? विचार चल रहा है। मतलब एक देसी भाषा में इनको अभी तक सजा नहीं मिली है। ठीक, सजा कई सारे ऐसे कैदी आपको मिलेंगे कि जिनको अभी भी सजा नहीं हुई है, लेकिन सजा से पहले भी एक लंबी सजा काट चुके हैं। आपको एग्जाम्पल बहुत मिल जाएंगे। तो भारत की जेलों में ऐसे कैदियों का परसेंटेज कितना है ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 70%। 70% कैदी, सोचिए हमारा लगभग दो तिहाई आपका जो कैदी हैं जेलों में बंद हैं। हमारी जेलें एकदम ठसाठस भरी हुई हैं। हमारी जो जेलों में जो कैदी बंद हैं उनमें 70% आपके क्या हैं? विचाराधीन कैदी हैं। इसका मतलब हमारी न्यायिक व्यवस्था थोड़ी सी क्या है, प्रक्रिया जो है उसकी क्या है, धीमी है, और इन पर थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। इन पर एनालिसिस करके इन विचाराधीन कैदियों पर या तो सजा करिए या तो इनको क्या करिए, इनको जो है रिलीज करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 70%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की करंट बम का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन। ठीक, वंदे मातरम का गायन किस व्यक्ति ने अनिवार्य करने की घोषणा की है? डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव। ठीक, वंदे मातरम का गायन, इस प्रश्न का उद्देश्य, इसको लागू करने का उद्देश्य सांप्रदायिक नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है। पहली चीज तो ये जान लीजिएगा। ठीक, ये इसको गायन करने का उद्देश्य ये है कि सामाजिक रूप से सभी को एकजुट करना, सभी को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करना, एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करना इसका उद्देश्य है। एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करना इसका उद्देश्य है। ठीक, और ये अनिवार्य किया है किसने? ये अनिवार्य किया है आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और इन्होंने जो है शैक्षिक संस्थानों में अभी हर जगह लागू नहीं है, शैक्षिक संस्थानों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया है। ठीक, राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया है। तो शिक्षण संस्थानों में अब राष्ट्रगान एक अनिवार्य चीज हो चुकी है। ठीक, इस पे कुछ इशू होना पक्का है, लेकिन इसका उद्देश्य जो है, इनका उद्देश्य जो है वो है देश की एकता को, अखंडता को क्या है और मजबूत करना है। इनका जो सोच है वो सांप्रदायिक सद्भावना को खराब करना नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये थे आज के करंट बम के 15 क्वेश्चन। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, और एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए इसकी चलिए, जो आपके आने वाले एग्जाम में एकदम कारगर होगी, बहुत ही फायदेमंद होगी। शुभ रात्रि।